पसंद नहीं आई। एक खन्ना परिवार है, उनके यहाँ रिश्ते की बात चल रही है। बहुत पैसे वाले हैं, कारखाने हैं, दुकानें हैं। पारुल नाम है उसका। भाई के साथ बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ी है। शिखा रोहन के बारे में और जानना चाहती थी। उसने पूछा तो क्या दोनों एक दूसरे को चाहते हैं? दीपा बोली, ये मुझे नहीं मालूम। भाई का अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन दोनों परिवार की तरफ से दबाव अधिक होने के कारण सगाई के लिए तैयार हो गए हैं। अभी व्यापार के काम से चाइना गए हुए हैं, शादी में भी सम्मिलित नहीं हो रहे। उनका कार्यक्रम बहुत पहले से निश्चित था। 2 दिन का अंतर पड़ रहा था। शादी होने के 2 दिन बाद आएंगे, फिर 1-2 हफ्ते में उसकी रोका की रस्म हो जाएगी। हो सकता है मासी जाने से पहले ही उनकी शादी करवा दे। हनीमून के लिए दोनों अमेरिका चले जाएं। बड़े भाई से भी मिलेंगे, घूमना भी हो जाएगा। शिखा को सुनकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसको मायूस देख दीपा बोली, वैसे भाई एक नेक इंसान है, लेकिन ज़िद्दी और गुस्से वाला है। उनके बारे में अधिक मत सोच। वहाँ खुद के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। शिखा को लगा चेतावनी मिलने में कुछ देर हो गई थी और शिखा भी घूम घूम कर सबसे मिल रही थी। वर के पक्ष के कुछ नौजवानों से चुगलबाजी और छींटाकशी भी चल रही थी। धीरे धीरे रात गुजरती जा रही थी। शिखा को बहुत थकान महसूस होने लगी थी। जान पहचान वाले मेहमानों ने प्रस्थान करना शुरू कर दिया था। बस खास रिश्तेदार फेरे के लिए रुक गए थे। फेरे की तैयारी आरंभ हो गई थी। दुल्हा दुल्हन भोजन कर रहे थे। सब बैरे उन्हें परोसने में लगे थे। 2-3 घंटे और लगने वाले थे विदा होने तक। शिखा को हल्का सा ताप महसूस हो रहा था। सिर घूम रहा था, चक्कर से आ रहे थे। उसे लग रहा था कहीं गिर ना जाए। इतनी मस्ती जिंदगी में नहीं की थी जितनी इन 4 दिनों में कर ली थी। आदत ना होने के कारण उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। उसने दीपा से कहा, मुझे लगता है जाकर सो जाना चाहिए। इतना थक गई हूँ कि हाथ पैर में दर्द हो रहा है, बुखार सा भी लग रहा है। दीपा को भी लग रहा था 1-2 घंटे से शिखा पस्त लग रही है। उसका चेहरा उतरा हुआ सा लग रहा था। वह थकी हुई लग रही थी। दीपा ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, तू कमरे में जाकर सो जा। कोई बात हो तो मुझे बुला लेना। बुखार या बेचैनी अधिक महसूस हो तो मुझे बुला लेना, मैं आकर दवा दे दूंगी। शिखा घर की तरफ चल दी। 2 चाचियाँ भी घर की तरफ जा रही थी। एक बोली, चुन्नू सो गया है, हल्की सी ठंड है, सोचा उसे कमरे में लेटा दूँ। यह है सुषमा जी ने अच्छा किया, घर के बाहर ही मंडप लगवा दिया। दूसरी चाची लड़खड़ाती हुई चल रही थी और बड़बड़ा रही थी, हे भगवान, इतनी भारी साड़ी खरीद ली सबसे अलग दिखने के लिए, लेकिन जी का जंजाल बन गई है। इतनी भारी है कि संभाली नहीं जा रही है। लगता है इसके कारण गिर ही न जाऊं। इतने मोटे नग लगे हैं, सारा शरीर छिल गया है। सोचती हूँ फेरे के समय के लिए कोई हल्की साड़ी पहन लूँ। पहली चाची चिढ़ाते हुए बोली, नाइटी पहन कर आना, सबसे अलग दिखोगी। दूसरी चाची को सुझाव पसंद नहीं आया। वह मुंह बनाती चली गई। शिखा अपने कमरे में पहुंचकर कपड़े बदलकर लेट गई। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया।
दीपा पता नहीं कब तक आती है। गहरी नींद लग गई और दीपा के खटखटाने पर भी नहीं खोला तो परेशान हो जाएगी। लेटे लेटे वह रोहन की तस्वीर से बातें करने लगी। ये आखिरी दिन है, कल मैं चली जाऊंगी। आपसे शायद कभी मिल ना पाऊं, लेकिन दिल के कोने में आपकी यादें, यहाँ बिताए पल और आपका यह कमरा सब हमेशा के लिए अंकित हो गया है। काश एक बार आपसे मिल पाती है। लेटे लेटे शिखा कल्पना करने लगी और रोहन से मुलाकात होती तो क्या होता। शायद जितनी वह रोहन से प्रभावित हो गई थी उतना रोहन भी उसे पसंद करने लगता। इस घर में रोहन के साथ रहना कैसा लगता। रिया की तरह वह भी फेरे लेती, फूलों से सजे घर में दुल्हन की तरह सजी धीरे धीरे इस कमरे में आकर इस पलंग पर बैठ जाती। धीरे से दरवाज़ा खुलना, रोहन दूल्हा बना आगे बढ़ता, उसका घूंघट उठाता। रोहन की उंगली धीरे से माथे पर पड़ी, बालों की लटकों पीछे करती हुई बालों का स्पर्श करती, उसके होठों को छू लेती। उसके मन और तन में एक गुनगुनाने वाला एहसास हो रहा था। वह न जाने किस मीठे से एहसास में डूबती जा रही थी। उंगली होठों से होते हुए गालों पर स्पर्श करती हुई नाइटी के बटन से उलझ रही थी। उसे लगने लगा यह सब क्या हो रहा है। उसका अचेतना मन जागने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन अचानक उसे अपने होठों पर बहुत अधिक भार महसूस हुआ। उसे लगा वह चीखना चाह रही है लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही है। झटके से उसकी आंख खुल गई। वह एक पुरुष के नीचे दबी हुई थी। अंधेरे में समझ पाना मुश्किल था कि वह कौन था। वह उस पुरुष को अपने ऊपर से उतारने का प्रयास करने लगी पर असफल रही। वह उसके शरीर के साथ वह सब कर रहा था जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वह उससे घूम रहा था, उसके निजी अंगों को छू रहा था। शिखा का दम घुटने लगा। न वह चीख पा रही थी, न उसके नीचे से निकल पा रही थी। अचानक उसे एक तेज दर्द का एहसास हुआ जिसने उसके संपूर्ण शरीर को झकझोर दिया। उसके बाद वह पुरुष शिथिल होकर उस पर ही पड़ा रहा। हिम्मत करके शिखा ने उस आदमी को अपने ऊपर से ढकेला। उसे लग रहा था मानो उसका शरीर बेजान हो गया है। वह लड़खड़ाती किसी तरह पलंग से उठी, अंधेरे में टटोल थी हुई सूटकेस तक पहुंची। जो कपड़ा हाथ आया पहन लिया। उसने रोशनी जलाई और अपना अंधाधुन जो सामान समझ में आया सूटकेस में भरा। अपना पर्स उठाया और कमरे से बाहर जाने लगे। पलंग पर वह आदमी औंधा पड़ा था। उसे उससे नफरत हो रही थी। जाते जाते न जाने उसे क्या हुआ, पलंग के पास गई और उस आदमी को पलटकर सीधा किया जिससे उसका चेहरा देख सके। हे भगवान, ये तो रोहन था। साड़ी का कड़पन उसके स्वभाव से मिलता हुआ था। प्रभावशाली व्यक्तित्व की स्वामिनी शालिनी एक कातर औरत की तरह उनके सामने खड़ी थी। शालिनी की ऐसी हालत देख दीपा का कलेजा मुंह को आ गया। एक बात तो निश्चित थी, शिखा घर पहुंच गई थी और शालिनी को सब ज्ञात हो गया था। दीपा धीरे से बोली, आंटी शिखा कहाँ है? वह ठीक तो है, एक बार उससे मिलने दीजिए।
कह नहीं सकते। शालिनी ने कुछ सुना कि नहीं। वह शून्य में ऐसे देख रही थी मानो वह दोनों वहाँ थे ही नहीं। रोहन ने भी हिम्मत करके कहा, आंटी मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मैं अपने होश में नहीं था। गलती मेरी है। आप जो सज़ा देना उचित समझें दे सकती हैं। बस एक बार शिखा से मिलकर क्षमा मांगना चाहता हूँ। अचानक शालिनी ने रोहन की ओर क्रोध से देखा। उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। वह चीख कर बोली, मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। उसके आसपास भी दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें जान से भी मरवाना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। यहाँ से तुरंत चले जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। शिखा किसी से नहीं मिलना चाहती है। दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद करने की आवाज़ हुई कि खिड़कियों के कांच तक हिल गए थे। इधर शिखा और दीपा नौकरी की तलाश में लगे थे। अनेक स्थान पर मौखिक और लिखित परीक्षा दे चुके थे, लेकिन कहीं बात बनती नज़र नहीं आ रही थी। शिखा को लगता वह इन दिनों कुछ अधिक ही मेहनत कर रही थी। बड़ी थकान सी रहती थी। कुछ खाने का भी मन नहीं करता था। बहुत चेष्टा करने पर एक पराठा किसी तरह नींबू के अचार से गले के नीचे उतार कर निकली थी। फिर भी चक्कर आ रहे थे। आने के बाद ऐसी निढाल होकर पलंग पर गिरी जैसे कितने दिनों की बीमार है। दीपा को उसकी ऐसी हालत देखकर चिंता हुई। शालिनी के आते ही उसने उसे बताया, कहा पहले कि कई बार चक्कर आए और बहुत थकी रहती है, लेकिन आज कुछ ही अधिक परेशान लग रही है। शालिनी ने आश्चर्य से कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दीपा ने कहा, शिखा ने मना किया था। कह रही थी ऐसे ही कमजोरी लग रही है, सब ठीक हो जाएगा। शालिनी शिखा को डॉक्टर के पास ले गई। दीपा भी साथ थी। डॉक्टर ने निरीक्षण किया और बोली, चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसे समय में चक्कर आना और कमजोरी महसूस होना आम बात है। मैं दवा खिला देती हूँ और खाने पीने का ध्यान रखना। शिखा तुम्हें आराम की सख्त आवश्यकता है। माँ बनने जा रही हो, अपना ध्यान रखना। दरवाज़ा खोलने गई। कौन होगा इस वक्त? दीपा ही होगी। बेचारी बहुत दुखी है। स्वयं की गलती मानकर बेकार शर्मिंदगी का बोझ ढो रही है। दरवाज़ा खोला तो सामने रोहन एक बड़ी उम्र की औरत के साथ खड़ा था। रोहन अपनी माँ के साथ आया है, समझ गई शालिनी। धीरे से दरवाजे के एक ओर हो गई। दोनों अंदर आकर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गए। सुषमा अभिवादन करके बोली, जो कुछ हुआ हमें उसका बड़ा अफसोस है। आगे आप जैसा कहें हम वैसा करने को तैयार हैं। शालिनी सिर झुकाए बैठी रही। इतने में दीपा और गुप्ता दंपति भी आ गए। दीपा ने घर पहुंचकर माँ पिताजी को सब बातें बता दी थी। उन्होंने जब सुषमा से बात की तो उसने उन्हें बताया कि वह रास्ते में थी और शालिनी से मिलने जा रही थी। शालिनी को लगा उसका घर तो भर सा गया। इतने लोग एक साथ उसके घर में कभी नहीं आए। दीपा सबके लिए पानी लेकर आई। सब सामान्य होने की भरसक कोशिश कर रहे थे। सुषमा ने ही बात शुरू की, बहन जी अभी भी वक्त है। आप कहें तो हम रोहन की शादी शिखा से कर देते हैं। शिखा अकेले महत्व और बदनामी का
भार कैसे सहन करेगी, ये उचित भी नहीं है। रोहन अपनी जिम्मेदारी अवश्य उठाएगा। रोहन ने कुछ कहने के लिए माँ की तरफ देखा। सुषमा ने आंखों से उसे खामोश कर दिया। रोहन समझ गया, इस बार माँ जो उचित से समझेगी वही करेगी। उसकी पारुल से शादी का भविष्य अब शालिनी के उत्तर पर निर्भर करता है। गुप्ता जी बोले, यह काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। इतने दिन आप दोनों अकेले परेशान होते रहे। शिखा जैसी सुशील लड़की जिस घर की बहू बनेगी वह घर तो धन्य हो जाएगा। पुष्पा ने भी अपनी राय दी। पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है और देर मत करो, इससे पहले समाज में यह बात फैले और बदनामी हो। हमें यह शादी सादे तरीके से कर देनी चाहिए। शालिनी सोच सोचकर थक चुकी थी, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसे लगा अगर उसने पहले ही रोहन की बात सुन ली होती तो शायद इतने दिनों की परेशानी से शिखा को बचा लेती। लेकिन उस दिन तो वह इतने गुस्से में थी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। जो होना होता है वैसे ही होता है, घटनाएं उसी तरह से घटित होती है। शायद रोहन और शिखा की जोड़ी स्वर्ग ही निश्चित हो गई थी, वरना यह शादी कभी मुमकिन नहीं होती। दोनों परिवार के आर्थिक स्थिति में धरती आसमान का अंतर था। अब हालात ऐसे बन गए थे कि वह पक्ष स्वयं रिश्ता लेकर आया है। शालिनी को लगा कि वह उनकी शराफत को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। वे लोग चाहते तो साफ इनकार कर सकते थे। उनका इस घटना से कोई संबंध नहीं है। वह कहाँ सिर मारती, कौन उसकी बात पर यकीन करता। सब लड़की की गलती बताते। रोहन के बारे में वह कुछ अधिक नहीं समझ सकी थी, लेकिन सुषमा से बात करके उसे लगा वह ऐसी महिला है जो शिखा के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगी। वे उसे उचित मान और स्नेह देंगी। अब शिखा से कुछ पूछने का समय नहीं था। उसको सम्मान का जीवन मिले, उसके लिए यही एक तरीका था। शालिनी को इतना सोच विचार में खोया देखकर गुप्ता जी बोले, बहन जी, आपको कोई भी अंदेशा है तो आप खुल कर बोले। उनके घर की तरफ से आप निश्चित रहे, वहाँ शिखा को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको लगता है शिखा वहाँ खुश नहीं रहेगी तो हम एक काम करते हैं, अभी तो उन दोनों का विवाह करा देते हैं। बच्चा होने के बाद शिखा को लगा वह वहाँ खुश नहीं है तो जैसा चाहे वैसा ही करेंगे। बच्चे को कम से कम पिता का नाम तो मिल जाएगा। उसके बाद रोहन शिखा अपनी ज़िंदगी का जो निर्णय लेना चाहेंगे ले लेंगे। शालिनी एकदम से बोली, नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ, ऐसी मुश्किल घड़ी में आप सब आगे बढ़कर स्वयं रिश्ता लेकर आए हैं। शिखा को इससे अच्छा घर कहाँ मिलेगा। मुझे शिखा और रोहन की शादी मंजूर है। दीपा यह सब दरवाजे की ओट से सुन रही थी। वह बहुत प्रसन्न थी, उसके सिर से बोझ उतर गया था। वह अंदर भागी शिखा को बताने के लिए शालिनी रसोई घर में चली गई, जलपान और मिठाई की व्यवस्था करने। पहली बार उसके घर में दामाद और उनका परिवार आया था। वह बहुत हल्का महसूस कर रही थी, आपको शांत रखने का प्रयास कर रही थी। गाड़ी में 5 लोग सवार थे। औपचारिकता वश थोड़ा बहुत बोल रहे थे।
वरना सब अपने ही विचारों में डूबे चुपचाप बैठे थे। लग ही नहीं रहा था किसी शादी में सम्मिलित होने जा रहे हैं। रास्ते में भीड़ तो बहुत मिली, लेकिन मंदिर समय से पहुंच गए। पंडित ने सब तैयारी कर रखी थी। सुषमा, रोहन वहां पर उपस्थित थे। साथ में सुषमा की ननद का परिवार भी था। मौसम में बहुत गर्मी थी। पंडित ने मंत्रोच्चारण आरंभ कर दिया। सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। रोहन और शिखा भी बिना एक दूसरे से बोले पंडित के बताए स्थान पर बैठ गए। दोनों ने आज तक एक दूसरे से एक शब्द नहीं बोला था और साथ जन्म निभाने की कसमें खा रहे थे। दोनों सिर झुकाए पंडित की हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे। फिर फेरे लेने का वक्त आया। दोनों ने अग्नि के चारों ओर चक्कर भी लगाए। शीघ्र ही पंडित ने घोषित कर दिया, विवाह संपन्न हो गया है। दोनों ने सब बड़ों के पैर छुए। सब ने एक दूसरे को बधाई दी। बहुत बड़ी समस्या का समाधान मिल गया था। एक बहुत बड़ा काम संपन्न हुआ था। सुषमा ने जब सबको घर चलने का न्योता दिया, भोजन की व्यवस्था वहीं कर रखी थी। शालिनी की आंखों में बार बार पानी भर रहा था। घर आसपास होता तो अवश्य अपने घर चली जाती। बोझिल कदमों से बेटी के घर जाने के लिए गाड़ी में बैठ गई। जब से शिखा छोटी थी, उसके विवाह को लेकर अपने सपने देखती थी। जैसे धूमधाम से विवाह करेगी, लेकिन इन परिस्थितियों में ऐसा विवाह करना पड़ेगा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी बेटी न होने की कमी पूरी कर दी थी। सुचास्य भोजन और चिंता चरित्र वातावरण में अपना रंग दिखाना आरंभ कर दिया था। 2 हफ्ते में ही शिखा के स्वास्थ्य में बहुत अंतर आ गया था। चेहरे पर ललाई लौट आई थी। चेहरा खिला सा लगने लगा था। समाज और भविष्य को लेकर जो चिंताएं उसे परेशान कर रही थी, उनसे छुटकारा मिल गया था। उल्टियां भी बंद हो गई थी। अब वह हंसती रहती, घर के काम में भी हाथ बटाती, सुषमा के ले जाने का सामान लगवाने में भी सहायता करती। अब उससे लेटा नहीं जाता था। कभी शांति के साथ रसोई में खाना बनवाने लग जाती तो कभी सेवक राम के साथ सफाई करवाने लग जाती। सुषमा उसको समझाती रहती, कौन से कक्ष में क्या सामान रखा है, उसके पीछे कौन सी बातों का उसको ध्यान रखना था। आवश्यक फ़ोन नंबर भी सूची तैयार करवा दी। घर का किराना और दूसरी आवश्यक वस्तु सेवक राम लाता था, लेकिन शिखा को समझा दिया क्या ध्यान रखना है। रोज की समस्याएं के लिए शिखा सुषमा से फ़ोन पर सलाह ले सकती थी, लेकिन इतनी जिम्मेदारी ओढ़ते हुए शिखा को घबराहट हो रही थी। रोहन से सहयोग की उसे आशा नहीं थी। वैसे भी वह 9 बजे दफ्तर चला जाता और रात को 8 बजे तक आता। इतने बड़े घर में कैसे रहेगी, यह सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। जैसे जैसे जाने के दिन नज़दीक आ रहे थे, सुषमा की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। पता नहीं दोनों को अकेले छोड़कर जा रही है। आपस में लड़ेंगे मरेंगे या एक दूसरे का सहारा बनकर करीब आ जाएंगे। एक बार को तो मन हुआ शालिनी को बोले छुट्टियां लेकर यहाँ आकर रहे, लेकिन यह ठीक नहीं होगा। इस प्रकार शिखा कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगी। दोनों वयस्क है, अपना रास्ता स्वयं
तलाशे ये बेहतर होगा। हाँ, जब शिखा का नवा महीना प्रारंभ होगा तब शालिनी को कहेंगे जितनी छुट्टियां लेकर आ सकती है यहाँ आकर रहें। तब शिखा का अकेले रहना उचित नहीं होगा। सारा दिन भविष्य की यही योजना उसके दिमाग में घूमती रहती। स्वयं को पहली बार अमेरिका जाने की चिंता से भी अलग नहीं रख पा रही थी अपने आप को। कैसे इतने सामान के साथ इतनी लंबी हवाई यात्रा करेगी। उसका जाने का दिल निकट आता जा रहा था और उसकी दिमागी उथल पुथल बढ़ती जा रही थी। उस दिन रोहन की छुट्टी थी। वह नीचे हॉल में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। सेवक राम सफाई कर रहा था। वह शिखा को बुलाकर रोहन के कमरे में ले गया और बोला, भाभी जी, मुझे भैया के कागज़ छूते हुए डर लगता है। कृपया आप कागज़ और किताब संभाल लो, मैं झाड़ पोंछ कर लूँगा। शिखा संभाल कर कुछ कागज़ उठाती। सेवक राम धूल झाड़ता और शिखा सामान वैसे ही रख देती। इस तरह से काफ़ी देर लग गई पर धूल साफ हो गई। कुछ कागज़ों के ऊपर एक सुंदर सा कांच का पेपर वेट रखा था। शिखा ने जब कागज़ उठाए तो वह बहुत ज़ोर से फिसल कर फर्श पर गिर गया। गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो गया। शिखा को बहुत अफसोस हुआ। इतना सुंदर पेपर वेट टूट गया। काम बढ़ गया। सो अलग कांच के टुकड़े समेटने का। अब रोहन की डांट भी सुननी पड़ेगी। बेकार ही रोहन के कमरे में आई। इतने में आवाज़ सुनकर रोहन कमरे में आया। शिखा ने मन में सोचा, अगर रोहन चिल्लाया तो खामोशी से सुन लेगी। गलती तो उसकी है, उसकी इतनी महंगी वस्तु तोड़ दी, लेकिन रोहन की दहाड़ के स्थान पर नम्र वस्त्र सुनाई दिया। वह कह रहा था, तुम्हें यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। शिखा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इससे पहले कि कोई और करिश्मा होता, वह खामोशी से अपने कमरे में चली गई। सुषमा के जाने की सब तैयारी हो गई थी। रोहन ने भी एक जोड़ी कपड़े गाड़ी में रख लिए थे। माँ के साथ वह भी दिल्ली जा रहा था। सुषमा को अमेरिका की उड़ान में बैठाकर उसे वापस आना था। सुषमा जाते जाते भी निर्देश दे रही थी। शिखा को अलमारियों की चाबी संभाल कर रखने को दे दी। शालिनी भी आई थी उसको विदा करने। शिखा ने झुककर जब सुषमा के पैर छूने की कोशिश की तो सुषमा ने उसे एकदम से रोक दिया। वह बोली, ऐसे में झुकने नहीं है। फिर रोहन से बोली, अब इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। उसकी हर बात का ध्यान रखोगे। घर पर एक गाड़ी ड्राइवर सहित हर वक्त रहनी चाहिए। किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर के पास जा सके। और भी न जाने क्या का समझाती रही। रोहन सिर झुकाए सब सुनता रहा। सुषमा गाड़ी में बैठ गई। जाने के लिए उसका मन अनमना सा हो रहा था। उसका निर्णय रोहन और शिखा को अकेले छोड़कर जाने का सही है या गलत, यह तो समय ही बताएगा। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, दोनों बच्चों पर अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखना। रोहन बोला, चलो थोड़ी देर कुछ खेल खेलते हैं। उस दिन से नियम बन गया। रोहन को जब काम नहीं होता तो वे दोनों ताश या शतरंज
खेलते और काम होता तो वह अपने लैपटॉप पर काम करता और शिखा वही कंप्यूटर या फ़ोन पर कोई गेम खेलती। शिखा को रोहन के साथ ताश खेलने में बहुत आनंद आता। रोहन हंसते हंसते कोई न कोई पत्ता इधर उधर कर देता और शिखा भी उनकी चालाकियां पकड़कर बहुत खुश होती। जब वह काम कर रहा होता तो उसकी उपस्थिति कमरे में अकेलेपन को फटकने भी नहीं देती। कई बार उसे लगता रोहन उसे बहुत ध्यान से देखता है। अब उसकी आंखों में अपने लिए चिढ़ या गुस्सा नजर नहीं आता था। एक अपनेपन का एहसास महसूस होता था। रोहन उसके बारे में क्या सोचता है निश्चित रूप से नहीं कह सकती थी, लेकिन वह स्वयं उसके साथ सहज हो गई थी। उसे उसका साथ अच्छा लगता था। उसके बिना उसे बेचैनी होती थी। मन उचाट हो जाता था। वह कहीं जाता तो बस उसका इंतजार सा रहता था। उसकी अनुपस्थिति में वह यही सोचती रहती, उससे क्या कहना है, उसे क्या बताना है। भले ही उसके सामने आधी बात भी नहीं बोल पाती हो। उसे अपने अंदर परिवर्तन सा महसूस होने लगा था। जब भी रोहन को अपनी ओर देखते हुए महसूस करती, एक बिजली सी सारे शरीर में दौड़ जाती। तरस खाकर उसने मजबूरी में तुमसे रिश्ता जोड़ा है। इस मजबूरी के रिश्ते को कब तक निभाया जा सकता है। पारुल और भी न जाने क्या क्या बोलती रही, लेकिन शिखा के कानों में काम करना बंद कर दिया था। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वहीं धम से सोफे पर बैठ गई। नीचे चीखने की आवाज सुनकर दीपा दौड़ी दौड़ी नीचे का नज़ारा देखकर घबरा गई। उसने जल्दी से पारुल को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाला। शिखा को झकझोरा तो जैसे वह होश में आई हो। शिखा परेशान सी बोली, ये कौन थी? इसकी और रोहन की शादी होने वाली थी क्या? दीपा उसकी चालाकियां पकड़कर बहुत खुश होती। जब वह काम कर रहा होता तो उसकी उपस्थिति कमरे में अकेलेपन को फटकने भी नहीं देती। कई बार उसे लगता रोहन उसे बहुत ध्यान से देखता है। अब उसकी आंखों में अपने लिए चिढ़ या गुस्सा नजर नहीं आता था। एक अपनेपन का एहसास महसूस होता था। रोहन उसके बारे में क्या सोचता है निश्चित रूप से नहीं कह सकती थी, लेकिन वह स्वयं उसके साथ सहज हो गई थी। उसे उसका साथ अच्छा लगता था। उसके बिना उसे बेचैनी होती थी। मन उचाट हो जाता था। वह कहीं जाता तो बस उसका इंतजार सा रहता था। उसकी अनुपस्थिति में वह यही सोचती रहती, उससे क्या कहना है, उसे क्या बताना है। भले ही उसके सामने आधी बात भी नहीं बोल पाती हो। उसे अपने अंदर परिवर्तन सा महसूस होने लगा था। जब भी रोहन को अपनी ओर देखते हुए महसूस करती, एक बिजली सी सारे शरीर में दौड़ जाती। तरस खाकर उसने मजबूरी में मुझसे रिश्ता जोड़ा है। इस मजबूरी के रिश्ते को कब तक निभाया जा सकता है। पारुल और भी न जाने क्या क्या बोलती रही, लेकिन शिखा के कानों में काम करना बंद कर दिया था। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वहीं धम्म से सोफे पर बैठ गई। नीचे चीखने की आवाज़ सुनकर दीपा दौड़ी दौड़ी आई। नीचे का नज़ारा देखकर घबरा गई। उसने जल्दी से पारुल को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाला। शिखा को झकझोरा तो उसे वह होश में आई हो। शिखा परेशान सी बोली, ये कौन थी? इसकी और रोहन की शादी
होने वाली थी। क्या दीपा बोली, हाँ, लेकिन मेरी बात तो सुनो। बाकी सब बातें वह झूठ बोल रही थी। शिखा भागकर अपने कमरे में चली गई, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। दीपा बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन शिखा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उधर उनके जाने का समय हो गया था। उसके जीजाजी बाहर खड़े थे। गाड़ी लेकर दीपा को उसी दिन भोपाल जाना था। शिखा ने दरवाज़ा खोला, उसे आश्वासन दिया कि वह ठीक है। दीपा को शिखा की बहुत चिंता हो रही थी। उसने शिखा से वादा लिया कि वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगी और दीपा चली गई। शिखा सकुचाते हुए बोली, हाँ, सोच तो रही थी आपको और इस घर को छोड़कर जाने की, लेकिन आपके बिना अब जीना नहीं चाहती। रोहन ने शिखा का हाथ पकड़ते हुए कहा, किसने कहा तुमसे जाने के लिए? मैं चाहता हूँ तुम और नियति हमेशा यहीं रहो मेरे साथ। शिखा बोली, लेकिन मुझे लगता है मैं जबरदस्त आप पर थोपी गई हूँ। आप तो पारुल से शादी करने वाले थे, उससे प्रेम करते थे। रोहित शिखा की तरफ स्नेह से देखते हुए बोला, पारुल से जब मैं शादी करने वाला था तब मैं प्रेम का अर्थ समझता ही नहीं था। उससे शादी एक सामाजिक रिश्ता था और जब तुमसे शादी की तो वह अपनी गलती सुधारने के लिए ज़बरदस्ती करनी पड़ी थी। तुम्हारे साथ रहते रहते प्रेम का अर्थ समझ आया। अपने से अधिक तुम्हारी चिंता रहती है। तुम्हें खुश देखकर खुशी होती है। हर पल तुम्हारे साथ बिताने का मन करता है। मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। शिखा के मुख पर हर्ष और लज्जा के निश्चित भाव थे। वह शर्माते हुए बोली, मैंने भी यह शादी मजबूरी में की थी, लेकिन अब आपका साथ अच्छा लगता है। जब आप चिंता करते हो, नियति को इतनी सावधानी और प्रेम से गोद में लेकर बैठते हो तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। मेरे दिल में आपके लिए बहुत प्रेम है, लेकिन आपको मजबूर नहीं करूँगी इस रिश्ते को निभाने के लिए। रोहन ने शिखा को करीब खींचते हुए कहा, अब तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना मजबूरी नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और कहते कहते उसने अपने होठ शिखा के कांपते होठों पर रख दिए। और मूड खराब करने से क्या फ़ायदा। लेकिन फिर शिखा के दिमाग में आया, इस बार पारुल को बता ही दे कि अब पारुल की उपस्थिति से उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। शिखा ने आत्मविश्वास के साथ फ़ोन पर कहा, हाँ पारुल बोलो, क्या कहना चाहती हो? पारुल बोली, उस दिन तुमने देख लिया होगा रोहन कैसे मुझसे मिलने आया था और कितना प्रसन्न था। मुझसे बात करके शिखा बोली, हाँ पारुल, तुम रोहन की अच्छी दोस्त हो, इसलिए वह तुमसे मिलने भी आया और तुमसे बात करके खुश भी हुआ। लेकिन मेरा रिश्ता अब रोहन जी से दोस्ती से कुछ अधिक है, इसलिए तुम्हारी इस बेकार की बातों से हमारे रिश्ते में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। पारुल हंसते हुए बोली, इस गलतफहमी में मत रहना। रोहन मेरा था और भविष्य में वापस मेरे पास आ जाएगा। शिखा को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। तेज आवाज में बोली, गलतफहमी में तुम हो और रोहन तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। 7 फेरों का सामाजिक बंधन तो है ही,
प्रेम का अटूट बंधन भी है हमारे बीच। रोहन मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उनसे उतना ही प्रेम करती हूँ। पारुल बोली, तुम केवल उसकी दौलत से प्रेम करती हो। शिखा चिल्लाते हुए बोली, दौलत से नहीं, मैं रोहन से प्यार करती हूँ और मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे प्राण बसते हैं उनमें, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। तभी उसे लगा उसके पीछे कोई आकर खड़ा हो गया है। वह पलटती देखने के लिए, तभी रोहन ने हाथ पकड़कर फ़ोन काटते हुए कहा, बस बस मेरी शेरनी, इतना ज़ोर से मत चिल्लाओ, सारे मोहल्ले को नहीं सुनाना है। मुझसे धीरे से कहते हुए शर्म आ रही थी और अब मोहब्बत का इजहार इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कर रही हो। फिर पीछे से उसको बाहों के घेरे में लेते हुए बोला, मुझे बहुत खुशी है तुमने मेरे प्रेम को स्वीकार किया।